उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो यूपी स्पेशल तथ्य सार 2024 है वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश प्रमुख मेले उत्सव, लखनऊ महोत्सव लखनऊ और वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में, आगरा पर्यटन महोत्सव आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिका महोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में, काम्पैल्य पर्यटनोत्सव काम्पैल्य फर्रुखाबाद, कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज, रामायण मेला चित्रकूट, हरिदास जयंती वृंदावन, सैयद सालार उर्स बहराइच और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज और महाकुंभ मेला 12 वर्ष में प्रयागराज में, बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़, नौचंदी मेला मेरठ, देवा शरीफ बाराबंकी, मक्कनपुर मेला बिल्हौर कानपुर, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, कालिंजर मेला बादा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में, कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में, कैलाश मेला आगरा में कैलाश एवं सिकंदरा में, सोरो मेला कासगंज में। सोरो मेला कहाँ? कासगंज में सोरो मेला। सोरो मेला कासगंज में, लठमार होली बरसाना मथुरा में, लठमार होली बरसाना मथुरा में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, बिठूर गंगा महोत्सव, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर और खिचड़ी मेला गोरखपुर। ये मकर संक्रांति के दौरान होता है खिचड़ी मेला गोरखपुर, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, रामनवमी मेला अयोध्या, रामनवमी मेला अयोध्या, राम बारात आगरा, राम बारात आगरा और बेरिया घाट मेला हरदोई। राम बारात आगरा, राम बारात आगरा में आता है राम बारात, और बेरिया घाट मेला हरदोई में। राम बारात कहाँ? आगरा में, बेरिया घाट हरदोई में। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इससे ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा कर आशीर्वाद लिया जाता है। किसमें? सैरा नृत्य बुंदेलखंड में। यह हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के हीरो द्वारा और कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित है। यह श्री कृष्ण गोपियों के संबंध का वर्णन है। धोबिया राग नृत्य प्रदेश के धोबी जाति द्वारा। इस नृत्य में नर्तक धोबी, दूसरा नर्तक गधा बनता है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा, होली त्योहारों का अवसर किया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में खरवार एवं कोल जनजातियों के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है सबसे
उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है। हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। राहुला लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों कहावतों शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यह बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। कथक नृत्य शैली को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। बिरहा, चैती, ढोली, कजरी, रजिया, पूरन, भगत, भर्तृहरि उत्तर प्रदेश की लोकगीत हैं। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। इसका संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के तरीकों से है। चैता गीत प्रमुखतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। चैता लोकगीत प्रमुखतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। कजरी लोकगीत प्रमुखतः सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लोकप्रिय आल्हा लोकगीत आल्हा उदल की वीरता का वर्णन करता है। 7 स्वरों के बारे में उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है। इसके बाद पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में भी 7 स्वर का वर्णन मिलता है। बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है, जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। इस कला में जलती हुई रस्सी या लाठी को चक्राकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला से बहुत कम जानकार रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष यूपी में। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर एवं हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुगल कालीन वैभव के दृश्य आगरा के ताज महोत्सव का प्रमुख आकर्षण है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्ष पश्चात तथा कुंभ अर्धकुंभ 6 वर्ष के अंतराल पे। अब अर्धकुंभ को इसका नाम बदल करके कुंभ कर दिया गया, जो 6 साल पे, और महाकुंभ 12 साल पे। अद्यतन महाकुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में तथा कुंभ या अर्धकुंभ मेला 2019 में आयोजित किया था। 19/6/25 में अब आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। सबसे कम मेला पीलीभीत में, सबसे अधिक मथुरा में। ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। ददरी पशु मेला बलिया में जैन धर्मानुयायियों द्वारा मुख्य पर्व महावीर जयंती मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख पर्व है। प्रदेश में इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व इस प्रकार हैं: रमज़ान, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, 12 वफ़ात और शब बारात। ओके। उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व इस प्रकार हैं: नववर्ष दिवस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। नववर्ष दिवस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस रंगकर्म, रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है।
रासलीला अपनी रूढ़िगत परंपरा में अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारंपरिक शैली में निबद्ध हैं। मतलब रासलीला का नियम है लेकिन रामलीला का कोई नियम नहीं है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथी नाटक का है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथी नाटक का है। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक संस्थान प्रयत्नशील हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नाटक संस्थान प्रयत्नशील हैं। 1843 ईस्वी में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया 1843 ईस्वी में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया तथा 1853 ईस्वी में इन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंदर सभा के मंचन का जिक्र प्राप्त होता है। अठारह सौ 81 ईस्वी में पंडित माधव शुक्ल प्रयाग ने अपने नाट्य लेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन के साथ ही विभिन्न नगरों में हिंदी नाट्य समितियों की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा भारतीय जननाट्य संघ की शाखाएं आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में स्थापित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा भारतीय जननाट्य संघ की शाखाएं आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में स्थापित की गई। प्रदेश की प्रदर्शनकारी कलाकारों के उन्नयन, प्रचार एवं परिरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई, जिसे 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का वर्तमान नाम दिया गया है। प्रदेश के प्रदर्शनकारी कलाओं के उन्नयन, प्रचार एवं परिरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई, जिसे 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का वर्तमान नाम दिया गया। प्रदेश की प्रदर्शनकारी कलाओं के उन्नयन, प्रचार एवं परिरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना की गई, जिसे 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का वर्तमान नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार, प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है। हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। उर्मिला कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ लखनऊ, श्रीमती गिरीश रस्तोगी गोरखपुर आदि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य रंगकर्मी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य संस्थाएं भारतीय जन नाट्य संघ आगरा और साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद और यायावर लखनऊ।
भारतीय जन नाट्य संघ आगरा और साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, यायावर लखनऊ। नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति वाराणसी, स्वास्तिक मथुरा, रूपांतर गोरखपुर और श्री नाट्य वाराणसी, माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर। नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनव ज्योति वाराणसी, स्वास्तिक मथुरा और रूपांतर गोरखपुर, श्री नाट्य वाराणसी का और माध्यम नाट्य संस्थान कहाँ का? गाजीपुर का है। ये सब जो है ना नाट्य संस्थाएं हैं, और नाट्य संस्थाएं भारतीय जन नाट्य संघ आगरा के और साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद का, यायावर लखनऊ का, और नेहरू बाल भवन प्रयागराज का, अभिनव ज्योति वाराणसी का। ये सब नाट्य संस्थाएं हैं। स्वास्तिक नाट्य संस्था मथुरा का, रूपांतर नाट्य संस्था गोरखपुर का, श्री नाट्यम वाराणसी का और माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर का। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित की, जो बाद में अभिनव के नाम से प्रकाशित हुई। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 1953-54 में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित की, जो बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित हुई। 1976 से उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं, संगीत, नृत्य, नाट्य को समर्पित त्रैमासिक छाया नट प्रारंभ किया, जिसका प्रकाशन अब नियमित रूप से हो रहा है। प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा बंदोपाध्याय ने वर्ष 2001 से त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा का संपादन प्रारंभ किया। भारतीय नाट्य अकादमी ने वर्ष 2000 में अपने रजत जयंती वर्ष से भरत रंग अर्धवार्षिक तथा डॉक्टर शिवमूरत सिंह के संपादकत्व में माध्यम नाटक संस्थान की ओर से वार्षिक नाट्य पत्रिका रंग प्रभा का प्रकाशन कराया। कला वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किया गया। 1984 में केंद्रीय ललित कला केंद्र ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया। 1984 में केंद्रीय ललित कला केंद्र ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया। इसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उसकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशेषताओं एवं कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना और विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यंत सामान्य नियम के आधार पर केंद्र में दाखिला लेकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घा लखनऊ में प्रारंभ की गई। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घा लखनऊ में प्रारंभ किया गया। राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकाली। 1936 में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कलाकारों के कामों की प्रदर्शनियां आयोजित करना था। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में तरनी नाम से प्रभा पवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ। कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन आदि प्रमुख कला समीक्षक हैं। कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन आदि प्रमुख कला समीक्षक हैं। चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी। चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी। और चित्रकार यशोधर मठपाल ने भीमताल में एक बड़ा विविध कला संग्रहालय स्थापित किया। चित्रकार यशोधर मठपाल ने भीमताल में एक बड़ा व विविध कला संग्रहालय स्थापित किया। चित्रकार यशोधर मठपाल ने भीमताल में एक बड़ा विविध कला संग्रहालय स्थापित किया। भारत में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है और माना जाता है कि आलम आरा 1931 के निर्देशक बीपी मिश्र उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के निवासी थे। आलम आरा 1931 के निर्देशक बीपी मिश्र जो थे, आलम आरा 1931 में बनी थी, इसके निर्देशक बीपी मिश्र थे। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के निवासी थे। फिल्म उद्योग में उत्तर प्रदेश के कई नामचीन कलाकार जिसमें अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान आदि प्रमुख हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हैं अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान। इसके अतिरिक्त संगीतकार नौशाद, कथा तथा संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक मुजफ्फर अली आदि का भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म द गुरु की कहानी वाराणसी पर आधारित थी तथा महाश्वेता देवी की उपन्यास आधारित संघर्ष वाराणसी के पंडों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था और उत्तर प्रदेश ने पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 घोषित की थी। फिल्म नीति से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया। गाज़ियाबाद तथा दिल्ली के मध्य स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। गाज़ियाबाद तथा दिल्ली के मध्य स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। महत्वपूर्ण अकादमी एवं संस्थान। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग अपने अधीनस्थ अकादमियों संस्थानों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। 1973 में इसे लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्धशासकीय संस्थानों में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण तथा स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से रखना, शोध छात्रों को सुविधा देना और शासन को आवश्यक सूचनाएं एवं व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है। इस अभिलेखागार के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार क्रमशः प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा में स्थित हैं। इस अभिलेखागार के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार क्रमशः प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में स्थित हैं। एक पांडुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में स्थित है।
एक पांडुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में स्थित है। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई थी। 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसका बाद में पुनर्नामकरण भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 24 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में इसे भारत खंडीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 2022 में इसे भारत खंडीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 2022 में इसे भारत खंडीय संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। राज्य ललित अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में थी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य प्रदेश में कलाकारों को प्रोत्साहन करना था। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। कथक परंपरा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1972 में लखनऊ घराने के कथकाचार्य पंडित लच्छू महाराज, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, के निर्देशन में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कथक केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। कथक परंपरा प्रचार प्रसार के उद्देश्य 1972 में लखनऊ में लच्छू महाराज, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, के निर्देश में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कथक केंद्र की स्थापना हुई थी। कथक केंद्र 1972 में लच्छू महाराज, पंडित वैद्यनाथ मिश्र, मृदंगाचार्य स्वामी भगवान दास की स्मृति में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जाता है। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की है, वहीं पर उनकी स्मृति में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1969 में कराया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1991 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1991 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1991 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया। इस संस्थान का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं इस संस्था का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भों में अध्ययन, तत्संबंधी शोध तथा जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व की परंपराएं, आधारभूत मान्यताओं और मानवीय मूल्यों तथा कला अवशेषों का संरक्षण एक विश्लेषण संबंधी कार्य करना है। उत्तर प्रदेश की जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना वर्ष 1996 में लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश की जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति की स्थापना वर्ष 1996 में लखनऊ में किया गया। इस संस्थान का उद्देश्य लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना, इनसे संबंधित सर्वेक्षण, दस्तावेज आदि करना है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में लखनऊ में किया गया।
हम्म, हम्म। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में हुई। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन, लुप्त हो चुके एवं नवीन पक्षों पर शोध एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है। प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास एवं संवर्धन, स्वतंत्र नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण, नए संग्रहालयों की स्थापना, कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के क्रय, उनके प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि के योजनाओं के उन्नयन हेतु अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय लखनऊ की स्थापना की गई। भाषा विभाग भारत शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवादकार तथा विभागीय मैनुअलों, संकलन एवं संदर्भ ग्रंथों आदि का प्रकाशन कार्य करने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं से संबंधित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ और स्वर्गीय फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 सितंबर 1976 को हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी की ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 345 एवं 248 3 के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया। और 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को किया गया जिसका उद्देश्य संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य एवं समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास करना है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को किया गया था। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को किया गया था। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को किया गया था। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को किया गया था। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को किया गया था।
उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को किया गया था और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को किया गया था। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को किया गया था। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश साहित्यम साहित्यकार ये सब है। उत्तर प्रदेश साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं। उत्तर प्रदेश साहित्य एवं साहित्यकार के देश से काफ़ी धनी रहा है। हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः इसी क्षेत्र में प्राकृत और अपभ्रंश के अपने क्रम में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है जबकि उर्दू प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू लगभग 15% लोगों की मातृभाषा है। उत्तर प्रदेश की भाषाओं में खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी के अलावा फारसी और अरबी के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वाराणसी वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं तिब्बती भाषा संस्थान आदि के कारण साहित्यिक एवं आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा है। वाराणसी जो है ना, वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं तिब्बती भाषा संस्थान आदि के कारण साहित्यिक एवं आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा है। भाषा एवं साहित्य के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान लखनऊ का है, जहां अवध के शासकों ने लेखकों, गायकों, गज़ल, शायरी एवं मुशायरों जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। देश में हिंदी साहित्य को नए आयाम देने वाली विभूतियों में से अधिकतर उत्तर प्रदेश की हैं। इसमें प्रमुख हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, अमृतसा नामवर सिंह, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ममता कालिया एवं दूधनाथ सिंह आदि। उर्दू साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख हैं नज़ीर अकबराबादी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी और सज्जाद जहीर, इस्मत चुगताई, कुर्तुल ऐन हैदर, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय, जा निसार अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी, जोश मलिहाबादी, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, शकील बदायूनी, मुनव्वर राणा आदि। ये अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रमुख लेखकों में से एक हैं। सूफी संगीत एवं साहित्य जो अंशतः हिंदू दर्शन एवं विचारधारा को प्रभावित करते हैं के प्रमुख रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, दरयाशाह, संत रामानंद, कबीरदास, रविदास, रैदास आदि थे।
उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन के अग्रणी केंद्र हैं आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन के अग्रणी केंद्र क्या हैं? आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। मासिक तथा साहित्य घटा का प्रकाशन आगरा से होता है। मासिक तथा साहित्य घटा का प्रकाशन आगरा से होता है और वाराणसी से प्रकाशित होने वाली प्रमुख मासिक कथा साहित्य है हिंदी प्रचारक नागिन है। मासिक कथा साहित्य नवोदय का प्रकाशन शुद्ध हिंदी में बरेली से होता है। साखी शबद और रमैनी कबीरदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। बानी नामक फुटकल छंदों की रचना रैदास ने की थी। बानी नामक फुटकल छंदों की रचना रैदास ने किया था। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर एवं साहित्य लहरी हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाअल्लाह खां हैं। भारत दुर्दशा, मुद्दा राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली तथा कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियाँ हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र की नाट्य रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास एवं कबीरदास पर कविताएं लिखी हैं और तुलसी को कविताओं का कवि कहा है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसे मुंशी प्रेमचंद ने संबोधित किया था। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कृतियों के नाम हैं मृगनयनी, झांसी की रानी। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कृतियों का नाम क्या है? मृगनयनी, झांसी की रानी। साहित्य संचय, परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन इत्यादि रचनाओं के रचनाकार जयतेंद्र कुमार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये मासिक पत्रिका था सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक उपन्यास की रचना की थी। चौखे चौपदे, पदम प्रसून, प्रियप्रवास, वैदेही, वनवास, पारिजात आदि पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की कृतियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, द्वापर इत्यादि। अपनी कृतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों को प्रोत्साहित करने के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है। पद्मावत, अखरावट एवं आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। बीड़ा ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, प्राज्ञ आदि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। बीड़ा ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्य आदि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, यामा, स्मृति की रेखाएं आदि महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, यामा और स्मृति की रचनाएं आदि महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि।
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, धुस्वामिनी। मधुशाला, मधुबाला एवं निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। शेखर एवं जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ हैं। शेखर एवं जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ हैं। डॉक्टर राम कमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञे पर शिखर से सागर तक शीर्षक से महत्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संजीवनी का धार, शैलेश मटियानी का मुठभेड़, विभूति नारायण राय का कर्फ्यू और कमलाकांत द्विवेदी का पातीघर, नीलकांत का बधुआ मजदूर, रामदास राजकृष्ण मिश्र का दारुल सफ़ा, मैत्रेयी पुष्पा का इदन्नम, वीरेंद्र सारंग का वज्रांगी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। संजीव का धार, शैलेश मटियानी का मुठभेड़, विभूति नारायण राय का कर्फ्यू, कमलाकांत द्विवेदी का पातीघर, नीलकांत का बधुआ मजदूर, रामदास और राजकृष्ण मिश्र का दारुल सफ़ा, मैत्रेयी पुष्पा का इदन्नम, वीरेंद्र सारंग का वज्रांगी महत्वपूर्ण उपन्यास है। जगदीश नारायण श्रीवास्तव की पुस्तक उपन्यास की शर्त तथा नेमी चंद्र जैन की पुस्तक अधूरे साक्षात्कार हैं। प्यासा निर्झर पंडित नरेंद्र शर्मा की कृति हैं। प्यासा निर्झर पंडित नरेंद्र शर्मा की कृति है। प्यासा निर्झर पंडित नरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के साहित्यकार असरार उल हसन खान मजरू सुल्तानपुरी को वर्ष 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मानव स्वास्थ्य के लिए ज्ञान प्रदान करने हेतु आरोग्य 1957 का प्रकाशन गोरखपुर से, आयुर्वेद संदेश 1967 एवं प्राकृतिक जीवन 1991 का लखनऊ से तथा आपका स्वास्थ्य 1987 का वाराणसी से होता है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से हो रहा है। इसके प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से हो रहा है। इसके प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से हो रहा है और इसके प्रथम संपादक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार। राजनीतिक पत्र माया का प्रकाशन प्रयागराज से होता था। राजनीतिक जैसे ये कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से हो रहा था, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे और राजनीतिक पत्र माया का प्रकाशन प्रयागराज से होता था। माया का प्रकाशन प्रयागराज से होता था, जबकि पांचजन्य एवं अवकाश का प्रकाशन क्रमशः लखनऊ एवं वाराणसी से होता है। राजनीतिक पत्र माया का प्रकाशन प्रयागराज से होता था, जबकि पांचजन्य एवं अवकाश का प्रकाशन क्रमशः लखनऊ एवं वाराणसी से होता है। माया का प्रकाशन प्रयागराज से, जबकि पांचजन्य व अवकाश का प्रकाशन लखनऊ एवं वाराणसी से। हिंडोला, उद्धव शतक, गंगा अवतरण व विष्णु लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। हिंडोला, उद्धव शतक, गंगा अवतरण व विष्णु लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हिंडोला, उद्धव शतक, गंगा अवतरण एवं विष्णु लहरी। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देसी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, समाजवाद इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश प्रख्यात गीत कारवां गुजर गया की रचना गोपाल दास सक्सेना नीरज ने किया है। उत्तर प्रदेश की प्रख्यात गीतकार कारवां गुजर गया की रचना गोपाल दास नीरज सक्सेना ने किया है।
बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बोलगा से गंगा तक की रचना की है। राहुल सांकृत्यायन ने बोलगा से गंगा तक की रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया है। राहुल सांकृत्यायन ने बोलगा से गंगा तक की रचना की है और राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले अब सिद्धार्थनगर जिले में जन्मे हिंदी साहित्य के पुरोधा एवं वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च साहित्यकार भारत भारती वर्ष 2015 के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अब सिद्धार्थनगर जिले में जन्मे हिंदी साहित्य के पुरोधा एवं वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारत भारती वर्ष 2015 के लिए सम्मानित किया गया। विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कहानियां, कुछ विचार, हिंदी आलोचना, देश के इस दौर में आलोचना जैसा कह सका कविता संग्रह, व्योमकेश दरवेश संस्मरण और नंगात लाई का गाँव आत्मकथा आदि। विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रमुख रचना क्या है? कुछ कहानियाँ, कुछ विचार, हिंदी आलोचना, देश के इस दौर में आलोचना, जैसा कह सका कविता संग्रह, व्योमकेश दरवेश, नंगा तलाई का गांव आत्मकथा। अपने संस्मरण व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को वर्ष 2013 का व्यास सम्मान, वर्ष 2014 का मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने संस्करण व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को वर्ष 2013 का व्यास सम्मान, वर्ष 2014 का मूर्ति पुरस्कार। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रानंदन पंत को 1968 में। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं अभी ज़मीन पक रही है, जहाँ से देखो, बाघ काल में सारस, सृष्टि पर पहरा, मेरे समय के शब्द, कल्पना और छायावाद। केदारनाथ सिंह की रचना क्या है? अभी ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ काल में सारस, सृष्टि का पहरा, मेरे समय के शब्द, कल्पना, छायावाद। प्रयागराज में जन्मी नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2016 में हिंदी भाषा में इनकी रचना पारिजात उपन्यास के लिए किया गया। उर्दू शायरी की एक विधा मरसिया है, जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया है। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश, वाजिद अली शाह अख्तर ने राधा कन्हैया का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने इंद्रसभा लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम किया है। उर्दू गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों ने लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर का नाम आता है। उन्होंने अवध शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में फसान ए अजायब लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तर प्रदेश की उर्दू की 4 महान विभूतियाँ हैं: फिराक गोरखपुरी और कुर्तुल ऐन हैदर अली, सरदार जाफरी या शहरयार। सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के उर्दू साहित्यकार हैं शमसुर रहमान फारूकी तथा नैयर मसूद। सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के उर्दू साहित्यकार हैं शमसुर रहमान फारूकी और नैयर मसूद।